नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है और ये है हमारा रोजाना का खास शो खर्चा पानी। खर्चा पानी यानी आर्थिक मामलों का हमारा बुलेटिन। खबरें हम जुटाते हैं, उस पर हम अपने एक्सपर्ट से समझते हैं उस खबर को। मैं भी समझता हूं, आप लोगों के लिए समझने की कोशिश करता हूं कि उसको ब्रेक डाउन किया जाए, खबरों को जाना जाए। क्या है खबरें, कैसी हैं खबरें, वो हम पर, हमारी सेविंग्स पर, बैंकों में रखे हमारे पैसे पर, तमाम चीजों पर कैसा प्रभाव डालेंगी वो खबरें आगे आने वाले समय में। या हमने अर्थव्यवस्था को किस तरह से, कितना बदला है, हमारी सरकारों ने कितना बदला है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और आज बातचीत करने के लिए हैं हमारे गेस्ट राजीव दुबे, फॉर्चून इंडिया के एडिटर इन चीफ। राजीव, स्वागत है। थैंक यू सिद्धांत, थैंक यू सो मच। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? अच्छा है सिद्धांत। अभी तो पूरा इकोनॉमिक जो लैंडस्केप है, जिस तरह से चेंज हो रहा है अपना मार्केट्स का जो हाल है इस वक्त 60 के ऊपर पहुंच चुका है। इकोनॉमी में अभी तक तेजी आई नहीं है, और जो डिस्कनेक्ट है हम्म। उसके बारे में हम लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर ये डिस्कनेक्ट क्यों है, कैसे है। और उस डिस्कनेक्ट का विश्लेषण करते हैं कि आखिर ये इतना इतना वाइड गैप क्यों है। और जो हम्म। हम इंडस्ट्रीज से बात करते हैं, या जो इन्वेस्टर्स से बात करते हैं, तो उनका एक ही ये जवाब होता है कि जो मार्केट्स है वो फ्यूचर देखता है, और जो आप रेट देखते हैं वो डिस्काउंटेड रेट होता है। तो हम्म। उसके बेसिस पे ये होता है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और इंटरेस्टिंग फील्ड है, जिसमें कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और हम्म। उसको आजकल हम लोग उसमें काफी व्यस्त हैं। जी। तो आज राजीव जी से हम दो तीन खबरों पर डिस्कशन करेंगे। पहला, बैंकों में रखी जो जमा पूंजी है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। उस जमा पूंजी में बढ़ोतरी पर हम डिस्कशन करेंगे। दूसरी खबर यह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री एक मीटिंग करने जा रही है। 28 सितंबर को वो मीटिंग है, और वो मीटिंग क्यों जरूरी है हम उस पर बातचीत करेंगे। और आखिर में इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई, उन्होंने लिक्विडिटी चेन को ईज करने की बात क्यों कही है, क्यों इस तरह की खबरें आ रही हैं हमारे सामने, उन खबरों का मतलब समझेंगे। और बात हो गई है तो राजीव, सबसे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर हम खबरों में चलते हैं। मार्केट रैली कर रहा है 60,000 के ऊपर। मेरे हिसाब से, जितना मैं समझ रहा हूं मार्केट को, मार्केट की रैली को बहुत आशान्वित होकर देखने की जरूरत नहीं है। बबल है, कभी भी ब्रेक हो सकता है। आपका क्या कहना है? सिद्धांत देखिए, मैं प्रिसाइसली बात पर सोच रहा था, और इसी इसी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। बेसिकली अगर आप देखिए, जो इकोनॉमी की हालत है, भारत की अर्थव्यवस्था की, उस उसको अगर आप देखिए मद्देनजर रखते हुए, अगर आप मार्केट्स की जो सिचुएशन है उसको देखिए, तो बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट नजर आता है। लेकिन जैसे जैसे हम इन्वेस्टर्स से बात करते हैं, पॉलिटिकल फाइनेंशियल एनालिस्ट से बात करते हैं, तो उनका ये मानना है कि जो आप ये मार्केट में तेजी देख रहे हैं, उसकी दो तीन वजह हैं। एक तो वजह यह है कि जैसे जैसे इकोनॉमी टाइट होती गई, फाइनेंशियल सिचुएशन कंपनीज की भी टाइट होती गई, उन्होंने जो बेल्ट टाइटनिंग की है, जो उन्होंने कॉस्ट कटिंग की है, उसकी वजह से जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। देखिए, रेवेन्यू भी घटा है, और हर तरह से उनको कंपनीज भी श्रिंक हुई हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी घटी है, उसको मार्केट बहुत पॉजिटिवली देख रहा है। दूसरा, हम्म। जो लिक्विडिटी भारत के सिस्टम में और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में बढ़ी है, क्वांटिटेटिव ईजिंग की वजह से दुनिया भर में, उस लिक्विडिटी का फायदा सबसे ज्यादा भारत को हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट्स और रिटर्न्स दोनों, मार्केट्स के रिटर्न्स और इंटरेस्ट रेट्स जो हमारे इकोनॉमी में है, दोनों बहुत हाई थे कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। तो जो भी पैसा इकोनॉमिक क्वांटिटेटिव ईजिंग का उन देशों में बढ़ रहा था, जो लिक्विडिटी बढ़ रही थी, उसका काफी कुछ पैसा जो है वो भारत की इकोनॉमी में
उन्होंने इन्वेस्ट किया, खासतौर से भारत के स्टॉक मार्केट में। तीसरा, जो जैसे जैसे इकोनॉमिक टाइटनिंग हुई है, तो कंपनीज के बजट टाइट हुए तो घर के लोगों के बजट भी टाइट हुए, और उसकी वजह से बहुत से ऐसे घरेलू एक्सपेंसेस हैं जिनको काटा गया। लोगों ने अपनी सेविंग्स बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि जो इतनी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी, उससे सेविंग्स बढ़ाई हैं। तो उस वजह से जो है इंडिविजुअल बैलेंस शीट, इफ आई मे यूज दैट टर्म, और इंडिविजुअल्स की एबिलिटी जो है होल्ड करने की पैसे की, वो भी काफी बड़ी है। तो ये सब इन सब चीजों को देखते हुए उनका ये मानना है कि अगर कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगता इकोनॉमी को, ये कोरोना की टाइप का, या फिर कोई ग्लोबल वॉर का, या फिर ऐसे कोई मेजर मेजर नेचुरल डिजास्टर का, तो उनका ये मानना है कि ये इकोनॉमी, ये मार्केट्स जो है एकदम सेट है, इकोनॉमी सेट है, और आगे ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो पिछले 8-10 साल से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एकदम स्टॉल्ड पड़ा था, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एकदम बंद पड़ा था, और वो धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर अपने एरियाज में री इन्वेस्ट करने का, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का। तो इसमें शायद थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो जो इस वक्त कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इंडस्ट्री का, वो भी काफी कम है। लेकिन ओवरऑल ऑब्वियसली भारत की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अभी वीक जरूर है, लेकिन इट इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। और जैसे जैसे इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, तो शायद ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ फिर इसको ड्राइव करेगी आगे। तो राजीव, पहली खबर पे हम चलते हैं। यहाँ पे पहली खबर है, आरबीआई ने कहा है कि बैंकों की में जो खाते हैं उनमें जो जमा पूंजी है उसमें उनकी सेविंग्स में बढ़ोतरी देखी गई है, डिपॉजिट्स बैंकों में बढ़े हैं। टोटल डिपॉजिट, अब प्राइवेट बैंकों की तुलना में बात करें, प्राइवेट बैंकों वाला जो कैविएट है इसमें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है मेरे हिसाब से। टोटल सेविंग का जो परसेंटेज था, जिसमें प्राइवेट बैंक्स का जो स्टेक था, वो 2020 में 29.5% था, लेकिन वो इस बार 30.5% हो चुका है प्राइवेट बैंकों में, जबकि अकाउंट होल्डर्स हैं लगभग 3.35 लाख, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हैं 4.68 लाख। राजीव, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस खबर पे क्या है? और दूसरा चीज मैं यही जोड़ दूं, आरबीआई ने ये कहा है कि इट इज एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यहाँ पर आरबीआई के कहने का क्या मतलब हो सकता है? देखिए, उसको हमको नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जो पूरा बैंकिंग लैंडस्केप है सिद्धांत, जब से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अलाउ किए गए 90s में, उसके बाद पूरा बैंकिंग लैंडस्केप पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और पिछली साल अगर आप देखिए, पिछली साल नहीं, 2019 के कोई जो बजट था, 2019 के बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने 27 बैंकों को मर्ज करके 12 बैंक बना दिया, और ओवरऑल अगर आप देखिए, अब 12 बैंक्स प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में रह गए हैं, और प्राइवेट सेक्टर में 21 बैंक हैं। उसके बाद फॉरेन बैंक्स हैं, उसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उसके बाद पेमेंट्स बैंक्स हैं, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स है, अर्बन कोऑपरेटिव एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उसके बाद लोकल एरिया बैंक्स हैं, आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। तो मतलब जो 7-8-9 तरीके के बैंकिंग सिस्टम में बैंक्स हैं, वो जमाना जबकि पब्लिक सेक्टर 5 साल पहले 85% जो उनका मार्केट शेयर था, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम एकदम पूरी तरह से एक्सप्लोड हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है ये। और इसमें ग्रोथ जो है वो दोनों सेक्टर्स की ग्रोथ हो रही है, पब्लिक सेक्टर की भी हो रही है, प्राइवेट सेक्टर की भी हो रही है। लेकिन अगर आप देखिए 12 बैंक वर्सेस 21 बैंक, और उसके अलावा जो और भी बैंक्स हैं, पेमेंट्स बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, और जितने भी हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, तो ज्यादातर
जो एक्सपेंशन हुआ है वो नॉन पब्लिक सेक्टर एरियाज में हुआ है। दूसरी बात, अगर आप देखिए जो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन होता है सिद्धांत, अगर आप देखें बिकॉज ऑफ इट्स वेरी नेचर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ना, उनको उनका टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत फास्ट होता है। तो जी अगर मान लीजिए उनको कुछ मेजर चेंजेस करने हैं टेक्नोलॉजी में और फ्रंट एंड में नई एप्स डेवलप करनी है, बहुत तेजी से वहां पर काम होता है और बहुत तेजी से वो प्रोडक्ट अपना मार्केट में ले पाते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को टाइम लगता है। ये एक चीज जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो उनकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन है उन उसमें काफी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी उसको। स्पीड ऑफ प्रोडक्ट कंसेप्चुलाइजेशन टू मार्केट, उसमें बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, तभी वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ compete कर पाएंगे। तो क्लियरली जो ये सिर्फ हिस्टोरिकल है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेजॉरिटी में थे इंडिया में, और उनका 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 जो इम्पैक्ट था हमारी इकोनॉमी में वो भी बहुत मेजॉरिटी में था। लेकिन धीरे धीरे वो सब चेंज हो रहा है और उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ब्लेम करना बहुत सही भी नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेंशन हो रहा है नई बैंक्स जो लाइसेंसेस आ रहे हैं वो लार्जली प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं। ओके। अच्छा राजीव, प्राइवेट सेक्टर में आपने कहा कि एक कंपटीशन की अगर तुलना की जाए, टेक्नोलॉजिकल जो कंपटीशन है उसमें प्राइवेट बैंक थोड़ा आगे ही छूटते हैं, उनके एडवांसमेंट ज्यादा हैं, उनकी फैसिलिटीज ज्यादा हैं। यहाँ पर क्या आरबीआई की चिंता जाहिर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्रति स्टेटमेंट में जाहिर होती है? देखिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट किया है और क्लियरली वो जिस तरह का एक्सपेंशन हुआ है इकोनॉमी में, क्लियरली वो डेफिनेटली ये तो नहीं चाहेंगे कि ये धीरे धीरे वाइप आउट हो जाए। ना तो सरकार चाहेगी जो मेजॉरिटी ओनर है इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, ना ही आरबीआई एज बैंकिंग रेगुलेटर चाहेगा, क्योंकि जो है आप देखिए जो मार्केट में जो बैलेंसिंग एक्ट होता है इस इंडस्ट्री में वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्ले करते हैं वो रोल। अगर मान लीजिए सरकार ने इंटरेस्ट रेट सरकार आरबीआई ने अनाउंस किया इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन, तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स उसमें आगे आते हैं, सबसे पहले वो अनाउंस करते हैं, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को फॉलो करना होता है। तो जो बैलेंसिंग एक्ट है इकोनॉमी में और बैंकिंग सेक्टर में, वो बहुत बड़ा रोल है जो सरकार भी चाहेगी और आरबीआई भी चाहेगी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्ले करते रहें। उसी तरह इंटरेस्ट रेट्स का है, जिस तरह से आप जो लोन्स होते हैं या फिर आपके प्रोसेसेस होते हैं लोन्स देने के, उनमें किस तरह का बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो वो सब जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ compete करते हैं डायरेक्टली। और जहां पर सरकार को इंटरवीन करना होता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू कर पाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स में भी कर पाते हैं, बढ़ाने में घटाने में हर तरह से। तो उसका बहुत ही क्रिटिकल रोल है। लेकिन ये इसमें इसमें कोई नुकसान नहीं है कि अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का बोलबाला भारत की बैंकिंग अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जो उनका रोल है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, जहां तक उनका क्रिटिकल रोल है, अगर वो प्ले करते रहें तो मेरे ख्याल से सरकार का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं सेक्टर में, जो जैसा सरकार चाहती है वैसा वो कर पाती है। ओके। इसी खबर पे आखिरी मेरा पॉइंट है कि टोटल डिपॉजिट में भी इंक्रीज देखा गया है राजीव, और सबसे देखिए सिद्धांत, ये इस मैं पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जो क्या लोग जो हाथों में पैसा रख रहे हैं ज्यादा? बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा। और आप देखिए आपकी अपनी फैमिली में, मेरी फैमिली में, हमारे जितने भी आसपास लोग हैं, आप देखिए जो एक्सपेंडिचर है उसका कितना फर्क पड़ा है और कितना कंट्रोल किया है लोगों ने। तो जो एक्सपेंडिचर कंट्रोल किया है और सेविंग्स बढ़ाई हैं, उसकी वजह से जो आपने डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी देखी है, और वो उसकी वजह से हो रही है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक अपने आप में बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है
सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, बट फाइनेंस जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उन्होंने भी अपनी सेविंग्स बढ़ाई है। तो ये एक मेजर वजह है कि जो मार्केट है वो इसको पॉजिटिवली देखता है, क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से बढ़ेगी तो ये कंपनीज उस पोजीशन में होंगी कि वो जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं या ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपेंशन है, वो बहुत तेजी से कर पाए, उनको इतना लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो इंडेटेड नहीं रहेंगी। जो सबसे बड़ा कंसर्न मार्केट का होता है वो ये होता है कि अगर आपने इतनी डेट ले ली है कि आप उसको पे भी नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे काफी कंपनीज आपने देखी जो एनसीएलटी में गई, इंसॉल्वेंसी में गई, पिछले 4,000 के ऊपर कंपनीज इंसॉल्वेंसी में जा चुकी हैं, और काफी बड़ी बड़ी कंपनीज कोलैप्स हो गई। तो वो सिचुएशन काफी चेंज हो चुकी है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स भी स्ट्रांग है, पर्सनल बैलेंस शीट्स भी स्ट्रांग हुई हैं, और इस वजह से बैंकिंग सेक्टर में जो है आपकी डिपॉजिट्स बढ़ी है। यानी लोगों ने अपने हाथ में ही पैसा रोका है, कंपनियों ने भी रोका है मिला जुला कर, क्योंकि अनसर्टेनिटी से लोग परेशान है। मेरे ख्याल से ये भी एक रीजन हो सकता है, कोविड, लॉकडाउन और थर्ड वेव की जो आशंकाएं हैं, लोग उस अनसर्टेनिटी से डरे हुए हैं। उनको पता है कि पैसे हाथ में रखना ज्यादा जरूरी है। तो राजीव, हम अगली खबर पे चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की सितंबर 28 को एक मीटिंग है। वो मीटिंग है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के साथ, और उस मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्ट्री ये बात उठाने वाली है कि साहब, हमारी रैंकिंग को थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, इंडिया की सोवरेन रैंकिंग। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राजीव, कि इस रैंकिंग में मूडीज ने भारत को क्या दिया था, और ये रैंकिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, जो सॉवरेन रेटिंग होती है वो होता है चार पांच चीजों को एनालिसिस करके देश की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, जो रेटिंग आप देते हैं कि देश में, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो देखते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है देश में, इकोनॉमिक स्टेटस उसका कैसा है, उसके बेसिस पे वो रेटिंग अनाउंस होती है। रेटिंग जो होती है, रेटिंग का मतलब है कि अगर आप उस देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या वो देश उसकी अपनी एबिलिटी क्या है अपनी पेमेंट करने की, क्रेडिट वर्दीनेस उसको बोलते हैं। तो भारत जैसे देश ने, जिसने कि कभी कोई ग्लोबल एजेंसी का लोन डिफॉल्ट नहीं किया है, ये भारत की अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक भारत ने कभी कोई एजेंसीज का डिफॉल्ट नहीं किया। तो इसको देखते हुए, भारत की अपनी स्टेटस को देखते हुए, इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए, आज हमारे देश में 27 तो यूनिकॉर्न्स एक साल में बने हैं, एक $1 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन वाले। टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है हमारे एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, $28 बिलियन सिर्फ हमारे एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर इन्वेस्ट हुआ है सिर्फ इसी साल में। करीब 56 के करीब हमारे पास, 54 या 56 के करीब हमारे यूनिकॉर्न्स हैं देश में। पूरी दुनिया में 329 यूनिकॉर्न्स हैं इस साल। तो यूनिकॉर्न्स यानी $1 बिलियन से ऊपर, $1 बिलियन से ऊपर की जिनकी वैल्यूएशन है, तो वो उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन में, पूरी दुनिया की इतनी जो कंपनीज हैं, उनमें से मेजॉरिटी कंपनीज का कुछ ना कुछ भारत के साथ उनकी या तो प्लांट्स हैं, या वो भारत में उनका ऑफिसेज हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये बहुत जेन्युइन ये डिमांड है कि भाई, आप आखिरकार सॉवरेन रेटिंग को क्यों नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं। उनका मानना ये होता है कि देखिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखते हैं, उनका तरीका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखने का बहुत अलग होता है। उनका ये होता है कि आप कितना पोलराइजेशन है कंट्री में, पॉलिटिकल, तो वो पोलराइजेशन, तो देखिए ये मेरे ख्याल से वो इन्वेस्टमेंट के बाद का भी प्रोफाइल देखते होंगे राजीव, कि कोई कंपनी आपके यहाँ आ रही है, इन्वेस्ट कर रही है, उसके बाद वो किस माहौल में काम कर रही है। मेरे ख्याल से दो चीजें होती हैं। एक तो वो क्या देखते हैं, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक स्टेटस उस देश का, और उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, और जो रेटिंग होती है वो क्रेडिट वर्दीनेस दर्शाती है। नाउ
इस रेटिंग का हम इतने परेशान क्यों हैं इस रेटिंग से? आखिर आखिर हमारे पास जो दुनिया की 1000 टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, वो सारी कंपनीज ज्यादा से ज्यादा भारत में हैं किसी ना किसी सिचुएशन में, या उनके प्लांट्स हैं, या उनका प्रोडक्शन है, या उनकी गूगल या है या फेसबुक है, सर्विसेज कंपनीज हैं, उनके ऑफिसेज हैं, या उनका बिजनेस है भारत में। तो हम इतने परेशान क्यों हैं? देखिए, इसकी परेशानी की वजह ये होती है कि मेजर वजह, अब ये कंपनीज जब कोई डिसाइड करती हैं तो ये रेटिंग एजेंसीज को दरकिनार कर देती हैं। इनको रेटिंग एजेंसीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी भारत में हैं। ये अपना असेसमेंट करती हैं, इंडिविजुअल असेसमेंट करती हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप देखिए, अमेजॉन, गूगल, जो भी कंपनीज हैं यहाँ पर, वो अपना असेसमेंट करके इन्वेस्ट करती है, उनको रेटिंग से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स हैं, उनमें कुछ फंड्स की ये मैंडेट होता है कि आप इस टाइप की रेटिंग के नीचे की कंट्री में आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते फंड्स को। तो जो सबसे बड़ी वजह ये चिंता की देश के लिए ये होती है कि अगर जैसे ही ये रेटिंग बढ़ती है तो और आपका देश एलिजिबल हो जाता है बहुत सारे अदर और फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और वो पैसा एक आध बिलियन डॉलर नहीं है, वो 400-500 ट्रिलियन डॉलर्स के रेंज में होता है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और उसको धीरे धीरे अगर मान लीजिए आना शुरू होता है आपके कंट्री में, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो हमको चिंता ये नहीं है कि भारत को, कि आखिर हम हमारी इकोनॉमी को आप क्यों नहीं देख रहे हैं अच्छी तरह से पॉजिटिवली, ये चिंता नहीं है। चिंता ये है कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे आए। पूरी दुनिया जानती है भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, भारत के एंटरप्रेन्योर्स क्या है, भारत का बिजनेस क्या है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो चिंता है वो ये है कि आखिर वो पैसा, वो इन्वेस्टमेंट, वो फंड्स भारत में कैसे इन्वेस्ट करें। मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की स्टोरी जो पढ़ रहा था इस पे राजीव, तो उसमें उन्होंने कहा है कि भारत ये कहने वाला है, और भारत के ऑफिसर्स ये कहने वाले हैं कि इंडिया हैज विटनेस्ड वी शेप्ड रिकवरी आफ्टर पेंडेमिक। तो सिद्धांत, वी शेप्ड रिकवरी, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, एल शेप्ड रिकवरी, ये सारे टर्म्स जो हैं अप्लाई करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि अगर आपकी Q1 लास्ट ईयर हमारी इकोनॉमी 24% श्रिंक की, उसके बाद आपने 20% की ग्रोथ की, तो आप जो 76 हो गए हैं 100 में से, उसमें आपने 20% अगर ग्रोथ किया भी है तो आप 15 ही तो बढ़े। 15 ही तो बढ़े आप। एग्जैक्टली राइट। सो ये कंपैरेटिवली सोचने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन क्लियरली आप 75 से 91 हुए हैं, आप 100 तक अभी भी नहीं पहुंचे, गड्ढे में ही हैं अभी आप, अब अभी भी गड्ढे में हैं। तो ये भी एक सच्चाई है हमारे सामने कि ये बहुत सरलता से बोला जाता है कि हमारा 24% कम हुआ, हमने 20% इस क्वार्टर में ग्रोथ कर लिया। बट आप 24% कम हुए तो आप 100 से 76 हो गए, उसमें आपने 20% ग्रोथ किया तो आप 76 से 91 ही हुए हैं, अभी भी आप 9% कम है, राइट। तो इकोनॉमी में अभी भी बहुत उछाल की जरूरत है, और इस उछाल का बहुत बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। और उसकी वजह में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, कंपनीज अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, कि जो कंपनी बहुत इंडेटेड कंपनी थी, बहुत सारी डेट थी, उन्होंने डेट पे कर ली है, उनके कॉस्ट कट कर लिए हैं। तो ये ऑलमोस्ट 2006-07 वाली सिचुएशन है जहां पर लॉन्च पैड है ये भारत की इकोनॉमी के लिए अब ग्रो करने का, और बहुत तेजी से यहां से ग्रो करने का। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपको लगेगा कि भारत की इकोनॉमी में धीरे धीरे जान आएगी, धीरे धीरे ग्रोथ आएगी, तो आप देखिए यहां से जो ग्रोथ होगी वो बहुत प्रोपल्शन के रेट की ग्रोथ होगी। अच्छा, प्रोपल्शन की ग्रोथ रेट होगी। और मुझे यहाँ पर यह भी समझ में आता है कि जो बार बार वी शेप रिकवरी का एक जार्गन हमारे सामने फेंका जाता है सरकारी तंत्र की तरफ से,
तो मुझे बार बार ये समझ में नहीं आता है राजीव, मैं जब वहां पे सीएमआईई के जॉब्स के आंकड़े देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो वी शेप क्या एक ही वर्ग के लिए वी शेप है, इकोनॉमी की होलिस्टिक पिक्चर पे मैं अभी बात कर रहा हूँ, इस रेटिंग से एक कदम अलग हटके। तो उस इकोनॉमी की होलिस्टिक पिक्चर में बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं। मतलब आपके मोहल्ले में पिछले पैंडेमिक से, पिछले साल के फर्स्ट वेव से लेकर सेकेंड वेव लगाया अभी तक, आप जहां रहते होंगे आसपास के छोटे रेहड़े पटरी वाले गायब हुए ही होंगे, कई सारे लोग दुकान बंद करके चले ही गए हैं। तो एक एक होलिस्टिक पिक्चर बहुत सुखद तो नहीं बनती है मेरे हिसाब से। इस वक्त तो डेफिनेटली नॉट। और एक बिल्कुल सच है कि जो पिछले साल में पिछले 1-1.5 साल में जो स्मॉल बिजनेसेस का हाल हुआ है, आपकी फैमिली में या आपके आसपास, आप डेफिनेटली आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई ना कोई स्मॉल बिजनेसेस, कोई ना कोई नहीं, कई स्मॉल बिजनेसेस खत्म हो गए, बंद हो गए, शटर बंद हो गया, बिजनेस बेचना पड़ा, बिजनेस बंद करना पड़ा। ऐसे बहुत सी सिचुएशन है। और ऐसे बहुत सी बिजनेसेस हैं जो बहुत बड़ा बिजनेस होता था और अब श्रिंक करके बहुत छोटा सा बिजनेस रह गया, स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि स्मॉल बिजनेसेस पे सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ है। और स्मॉल बिजनेसेस, जैसा आप जानते हैं कि अगर 3-3.5 करोड़ के करीब बहुत छोटे बिजनेसेस हमारे देश में मान लीजिए थे, तो उन बिजनेसेस में आप 10 की एवरेज से भी अगर एम्प्लॉयमेंट लगाइए तो कितना फर्क पड़ा होगा। और कितने बिजनेसेस जो शट हुए हैं उनका उनकी उनकी वजह से कितने लोगों की नौकरियां गई। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि स्मॉल बिजनेसेस की हालत बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो जितना नीचे गिर सकती थी वो गिर चुकी है। इससे ऊपर सिर्फ ऊपर देखने की सिर्फ ऊपर ही जा सकती है, इससे नीचे नहीं जा सकती। हाँ, और इस नीचे जा दूसरा दूसरा झटका हम लोग बर्दाश्त कर भी नहीं सकते। जी। हाँ। आखिरी सवाल इसी मुद्दे पे है मेरा कि अगर ये मूडीज ये बात इंटरटेन करती भी है तो रेटिंग्स अपग्रेड करने के लिए वो किन चीजों पे ध्यान देगी? क्योंकि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने 10 साल से रेटिंग तो वहीं रखी है इंडिया की, एक दशक से, और उन्होंने बोला है कि हम अगले 2 साल तक चेंज कर भी नहीं पाएंगे। तो मूडीज किस तरफ देखने वाली है? देखिए, मूडीज, हम लोग मूडीज से इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मूडीज जो है 2017 में उन्होंने और उससे पहले एक दशक पहले से किसी भी रेटिंग एजेंसी ने हमारी रेटिंग नहीं बढ़ाई। ओके। मूडीज ने 2017 में पहली बार हमारी रेटिंग बढ़ाई और उसके बाद पिछले 2019 में उसको फिर से गिरा दिया, उसको नेगेटिव ग्रेड में डाल दिया। तो हम ये चाहते हैं कि उसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड में तो डालिए कम से कम, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये जो फंड्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये कैसे इन्वेस्टमेंट होगा अगर आप नेगेटिव ग्रेड में उसको डाल देंगे। जैसे ये बोर्ड मैंडेटेड होते हैं, ये जो फंड्स होते हैं ये उनका बोर्ड डिसाइड कर लेता है कि आप इसके नीचे आप नहीं जा सकते। अब उसके नीचे अगर भारत आता है तो हमको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलने वाला उन फंड्स का, किसी भी तरह से नहीं मिलने वाला। तो वो ये जो है डिमांड है, जो वो काफी जेन्युइन डिमांड है। और इसमें कोई शक नहीं कि आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को भी आपको देखने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज करना होगा, थोड़ा बदलना होगा। इकोनॉमिक स्टेटस भारत का क्या है, ये तो ये दुनिया से छुपा हुआ तो नहीं है। अगर आप दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आपकी ग्रोथ क्या है वो हमको झटका लगा है, पड़ी वो झटका पूरी दुनिया को लगा है, सिर्फ हमको ही नहीं लगा है, चाइना को भी लगा है, यूएस को भी लगा है। और रिकवरी भी उतनी तेजी से हो रही है, ऐसा नहीं कि रिकवरी नहीं हो रही है। तो वो सब देखने के बाद इवेंचुअली जो रेटिंग एजेंसी जो आपको बताती हैं वो ये बोलती हैं कि हम ये 3 चीजों पर, 4 चीजों पर ध्यान रखते हैं और इसके बेसिस पे हम करते हैं। लेकिन जो जो उनका प्रोसेस है वो पूरा ओपेक प्रोसेस है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है। और अच्छा। वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है। और वो अपने आप डिसाइड करते हैं और आपको बता देते हैं कि भाई आपका ये रेटिंग हुआ। तो ये जो प्रोसेस है वो अपने आप को वो सीक्रेट रखते हैं उसको। अगर आप उसको डिटेल्स में बताइए, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग्स होती थी कि बहुत क्लियरली आपने लिस्ट आउट किया था कि आप इस बेसिस पे आप रेट करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया उसको। हाँ, उसको बंद कर दिया।
तो क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन शुरू हो गया और चाइना की रैंक काफी बढ़ाने के कंट्रीज लिए। ने मैनिपुलेट किया उसको। भारत ने भी सिर्फ अपने दो सिटीज में इम्प्रूव करके उसको उसको अपनी रैंकिंग बढ़ाई। तो वो प्रोसेस का डिफंक्ट, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली डिफंक्ट ही हो गया था। तो ये जो डिमांड है, इसमें इसमें कुछ गलत नहीं है। आई थिंक अगर भारत इसकी डिमांड कर रहा है तो ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। और कोई भी देश चाहेगा उसकी रेटिंग अच्छी हो, वो भी इन्वेस्टमेंट को ल्योर करना ही चाहेगा। बिल्कुल। हाँ। आखिरी खबर राजीव, थोड़ी सी जटिल खबर, इसलिए हम आपसे समझेंगे भी इस खबर को। मिंट की खबर है कि आरबीआई कह रहा है कि हम बैंकिंग सिस्टम से लिक्विडिटी चेन को थोड़ा ईज करेंगे। क्या एक मिनट। मतलब? हाँ, तो देखिए, एक एक इसको क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है दुनिया भर में, वो उससे भी जोड़ा जा रहा है, दोनों तरह से। और तीसरी चीज से जोड़ा जा रहा है, वो है यूएस के इंटरेस्ट रेट्स, यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले इसका वो मतलब क्या हुआ राजीव? तीनों का बहुत या तो लिक्विडिटी ईजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए, मान लीजिए मैं कुछ नंबर्स देख रहा था अभी आपकी कॉल से पहले। जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है, अनयूज्ड फंड्स जो पड़े हुए हैं बैंकिंग सिस्टम में, वो मैक्सिमम जो हो गया था हमारा, वो 10 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया था। 10 लाख करोड़ पैसा अनयूज पड़ा हुआ है हमारे पास बैंकों में। अनयूज पड़ा हुआ है बैंकिंग सिस्टम में। तो वो लिक्विडिटी थी हमारे पास, जो बैंकिंग सिस्टम में थी। मान लीजिए 211 या 215 लाख करोड़ की टोटल लोन्स अगर हमने दिए हुए हैं बैंकिंग सिस्टम ने, वो और 10 लाख करोड़ उनके पास पड़ा हुआ, तो 5% की लिक्विडिटी उनके पास हर वक्त अवेलेबल थी, जिसको वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोई टेकर्स नहीं है, राइट। तो वो जो लिक्विडिटी इनेबल किया था, वो आरबीआई ने किया था बैंकिंग सिस्टम में। अब आरबीआई ये बोल रही है कि इस वक्त अगर हम उस सिचुएशन को देखें, तो वो 10 लाख करोड़ से वो पैसा होके 7 लाख करोड़ के करीब हो गया है। तो ओके। अभी भी हमारे पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, इसकी इतनी जरूरत ही नहीं है। तो वो टाइटन करते हैं सिचुएशन, क्योंकि अगर वो टाइटन नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ने का बहुत बड़ा रिस्क होता है इकोनॉमी में। तो वो टाइटन करते करते मान लीजिए वो 2 लाख 3 हजार 2 लाख 3 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ तक उसको लाना चाहते हैं। तो उससे उससे बहुत बड़ा फर्क इन्वेस्टर को या मार्केट को नहीं पड़ेगा। लेकिन अब वो सडनली अगर उसको ड्रॉप करना चाहेंगे, तो जो इसको टेपर टैंट्रम बोलते हैं मार्केट्स में, ये 2013 में जो यूएस फेड के जो बर्नानके थे, उनके उस वक्त के हेड, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। टिपर टैंट्रम होता है कि अगर उन्होंने सडनली जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग को टाइट करने के लिए, वो भी फेडरल बैंक है उनका, उसको टाइट करने के लिए उन्होंने जो क्वांटिटेटिव ईजिंग को बहुत तेजी से घटाया। तो वो सिचुएशन मेरे ख्याल से आरबीआई नहीं लाने वाला है। और ये हमारे यहाँ जो भी होगा वो बहुत ही कैलिब्रेटेड टेपर होगा, उसको बहुत सडन ड्रॉप होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जो लिक्विडिटी कम करने की इकोनॉमी में बात आई है, वो शायद आरबीआई ने ऑब्जर्व करने के बाद नोटिस किया है कि इसकी इतनी लिक्विडिटी की इकोनॉमी में इस वक्त जरूरत ही नहीं है। और वो बहुत क्लियर है, अगर आपके 7 लाख करोड़ के करीब आपकी इकोनॉमी में वो फंड्स अभी भी पड़े हुए हैं जिनका यूटिलाइजेशन नहीं है, जिसके कोई टेकर्स नहीं है, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइटनिंग कर सकती है आरबीआई। तो क्या वो फॉरेक्स रिजर्व में जाएगा? वो पैसा कहाँ जाएगा? नहीं, वो देखिए, जो जो बॉन्ड्स होते हैं वो खरीदे जाते हैं मार्केट से। और भी जैसे जितने भी जो अनाउंसमेंट्स किए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने 2020 के और इसके बीच में, जो प्रोग्राम्स अनाउंस किए हैं, उनको अगर धीरे धीरे कुछ क्लोज किए जाएंगे, धीरे धीरे प्रोग्राम्स, जो आरबीआई ने भी अपने बैंकिंग सिस्टम के लिए प्रोग्राम्स अनाउंस किए थे, एनबीएफसी के लिए अनाउंस किए थे, वो भी धीरे धीरे विड्रॉ किए जाएंगे। तो वो ये प्रोसेस बहुत कैलिब्रेटेड होगा और बहुत ही केयरफुली किया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आरबीआई भी नहीं चाहेगा कि अगर हमारे देश की जो रिकवरी हो रही है, इकोनॉमिक रिकवरी, उसमें कोई झटका लगे। और आरबीआई ने ये भी कहा है, शक्तिकांत दास का स्टेटमेंट जो मैं पढ़ रहा था, कि
इन्फ्लेशन विल रिमेन एलिवेटेड, महंगाई में अभी कोई आराम नहीं संभव है। जैसा मैं आपको बोल रहा था, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है आरबीआई का, और लिक्विडिटी जो कम करने की बात हो रही है वो उसका मेन रीजन इन्फ्लेशन का बढ़ना ही है, और खास तौर से फूड इन्फ्लेशन का बढ़ना। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो जो अमेरिकन टेपरिंग शुरू जो हो रही है, यूएस फेड ने भी वही अनाउंस किया है, और यूएस फेड के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी अभी उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि जो 0.25 उनके लोएस्ट एवर इंटरेस्ट रेट्स, नियर जीरो इंटरेस्ट रेट्स थे, वो धीरे धीरे बढ़ाने शुरू करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जब यूएस की इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ी है, तो वो लिक्विडिटी, क्योंकि यूएस में रिटर्न्स या इंटरेस्ट रेट्स इतने लो थे, इस वजह से भारत या ऐसे कई देशों में जहां पर इंटरेस्ट रेट्स भी ज्यादा थे और जहां पर इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, ऐसी जगहों पर वो पैसा आया। अब क्या होता है, ये रिवर्स जाएगा पैसा। मान लीजिए टेपरिंग होती है, वहां पर टाइटनिंग होती है इकोनॉमी की, और दूसरा वहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे 4% इंटरेस्ट रेट के बीच में और उनके मान लीजिए 0.25 से धीरे धीरे बढ़ बढ़ के वो 2 पर लेके आ जाते हैं, तो जो डिफरेंस रह जाता है वो इतना कम हो जाता है कि वहां पर फिर लोग पसंद करेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट वापस जाए, और वो जो इन्वेस्ट ऐसे देशों में कर रहे थे, और हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी काफी कम हो चुके हैं, उनके अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगेंगे तो वो रिवर्स में पैसा जाएगा वापस यूएस की इकोनॉमी में। इस वजह से भी जो इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पर, हमारी इकोनॉमी पर, हमारे देश की लिक्विडिटी पर, वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद ही आरबीआई डिसाइड करेगा कि आखिर लिक्विडिटी एडिक्वेट है कि या नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये होगा कि आप किस स्टेज पर वो टाइटनिंग शुरू करते हैं, कि कि आपकी इकोनॉमी को वो झटका नहीं लगे जो कि 2020 में लगा था। तो ये है हमारा आज का संस्करण, इस हफ्ते का आखिरी खर्चा पानी। नया अवतार है। आपको कुछ सवाल अगर लग रहे हो, कुछ कंफ्यूजन हो, किसी बात पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो सब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राजीव जी जब अगली बार शो पर आएंगे तो हम लोग राजीव जी के सामने आप सभी के कंसर्न्स लेकर आएंगे। ठीक है राजीव जी? बिल्कुल। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमसे सवाल पूछते रहिएगा, सुझाव देते रहिएगा। आपके सुझाव और आपके सवाल हमें आगे बढ़ने में और आपके लिए कंटेंट डिसाइड करने में मदद करते हैं। शुक्रिया। थैंक यू सिद्धांत।